मेरा नाम अब्दुल रशीद है। मैं अली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी हरीपुर का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। आज मोरखा 31 दिसंबर 2015 को इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है ET 115। इस ET 115 के मैं प्रैक्टिकल के मुतालिक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज का मेरा प्रैक्टिकल का जो लेक्चर है वो है स्टडी ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कैपेसिटर्स, यानी बोर्ड की तरफ से जो हमें लिस्ट मुहैया की गई होती है उसमें चंद प्रैक्टिकल्स होते हैं। अब ये प्रैक्टिकल नंबर 20 है हमारा, जिसमें ये कह रहा है स्टडी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर। कैपेसिटर एंड इंडक्टर समझो। तो दो चीज़ें आज के प्रैक्टिकल में सिर्फ उनका तारफ़ है, वन इज़ कैपेसिटर एंड सेकंड इज़ इंडक्टर। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर इज़ ए डिवाइस विच यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द शेप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, यानी कैपेसिटर वो आला है जो अपने अंदर बिजली को जमा करता है। ये तो इसकी मुख्तसर तारीफ़ हो गई, लेकिन इसके साथ साथ कैपेसिटर मुख्तलिफ़ किस्म के काम करता है। क्या वो DC की फिल्ट्रेशन का काम करता है। जब रेक्टिफायर से हम DC बनाते हैं तो ये DC खालिस नहीं होती, पल्सेटिंग होती है। कैपेसिटर लगाते हैं तो तब वो फिर खालिस बनती है। फिर उसके बाद हमारा जो दूसरा इसका काम होता है कैपेसिटर का, वो फेज स्प्लिटिंग का काम भी करता है। फेज स्प्लिटिंग से मुराद ये है कि जब हम AC मोटरों में कैपेसिटर लगाते हैं तो कैपेसिटर के साथ एक फेस में वोल्टेज और करंट को ये जुदा जुदा कर देता है। फिर पावर फैक्टर इम्प्रूव का भी काम करता है कि बिजली के सर्किटों में या AC सर्किटों में या इंडस्ट्रियल के सर्किटों में हम एक कैपेसिटर लगाते हैं जो कि उसके पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है और लोड में बिजली का ज़्यादा खर्च नहीं आता। तो जो आज के प्रैक्टिकल का जो दूसरा हिस्सा है कि व्हाट इज़ कंडक्टर। कंडक्टर बुनियादी तौर पर एक कॉइल का छल्ला होता है। ये जिस तरह मैंने आपको कंडक्टर की ये वाली शक्ल दिखा दी कि ये चीज़ हमने ये कॉइल का एक छल्ला बना लिया, तो इसको हम कंडक्टर कह सकते हैं। ये हमारे पास एक कापर की तार का छल्ला बना हुआ है, ये हम इसको इंडक्टर कह सकते हैं। तो इंडक्टर क्या है, उसकी तारीफ क्या है। इंडक्टर क्या है? इंडक्टर को जब हम AC बिजली देते हैं तो उस AC बिजली में जो तब्दील होने वाली खासियत होती है, उस तब्दील होने की खासियत की वजह से इंडक्टर में अपने एक सेल्फ इंडक्शन के असूल पर वोल्टेज पैदा होते हैं, और वो जो सेल्फ इंडक्शन के असूल पर जो वोल्टेज पैदा होते हैं वो वोल्टेज दिए जाने वाले वोल्टेज में तब्दीली की मुखालफत करते हैं। यानी जब हम किसी कॉइल को AC सप्लाई देते हैं तो उस कॉइल के अंदर मुतगय्यर मकनातीसी मैदान फैलने और सिकुड़ने की वजह से एक वोल्टेज पैदा होते हैं। वो जो वोल्टेज होते हैं वो उस AC वोल्टेज में जो तब्दीली हो रही होती है उस तब्दीली की जो है वो मुखालफत करते हैं। तो कैपेसिटर की इकाई, कैपेसिटर की जो चीज़ वो अपने अंदर स्टोर करता है उसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं, यानी उसकी जो कैपेसिटी होती है उसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं। और इसी तरह जो इंडक्टर की कैपेसिटी होती है उसे हम इंडक्टर्स कहते हैं। तो अब हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताता चलूँ कि कैपेसिटर हमारा जो प्रैक्टिकल है वो सिर्फ इस प्रैक्टिकल में ये बताया जा रहा है कि कैपेसिटर कितनी किस्म के होते हैं और उनको हम कैसे देख सकते हैं। सिर्फ उनकी स्टडी है या उनको देखने का तरीकाकार है। तो सबसे पहले कैपेसिटर के अंदर एक डाई इलेक्ट्रिक होता है। उस डाई इलेक्ट्रिक का जो नाम होगा उसकी वजह से हम उसका कैपेसिटर का नाम रखेंगे। अगर डाई इलेक्ट्रिक पेपर होगा तो हम कैपेसिटर को पेपर कैपेसिटर कहेंगे। अगर डाई इलेक्ट्रिक हमारा ऐसा होगा जिसको हमने इलेक्ट्रोलाइट से भिगोया होगा तो वो भी हमारा कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कहलाएगा। तो कैपेसिटर के टॉपिक में सबसे पहले हमने देख लिया कि एक हमारे पास ये कैपेसिटर है, इसको हम इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर कह सकते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हमारा 1 हॉर्स पावर की AC मोटर में इस्तेमाल होता है। जब कभी भी हम कैपेसिटर देखेंगे तो कैपेसिटर पर दो चीज़ें लिखी होंगी, एक
80 से 110 माइक्रोफैरेड, यानी ये इसकी 80 से 110 MFD माइक्रोफैरेड, ये इसकी कैपेसिटेंस है। और फिर दूसरी तरफ इसके वर्किंग वोल्टेज हैं, ये 275 वोल्ट AC हैं। यानी जब कभी भी हम कैपेसिटर के मामले में बात करेंगे तो कैपेसिटर पर लाजमी दो चीज़ें लिखी होंगी, एक उसकी कैपेसिटेंस और दूसरे उसके वर्किंग वोल्टेज। कैपेसिटेंस की इकाई फैरेड है, ये बड़ी इकाई है, इससे जो छोटी इकाई है वो माइक्रोफैरेड है। तो आम तौर पर कैपेसिटरों पर माइक्रोफैरेड के लिहाज से उसकी कैपेसिटी लिखी होती है और फिर उस पर वर्किंग वोल्टेज लिखे होते हैं कि जितने वर्किंग वोल्टेज लिखे होंगे उससे ज़्यादा अगर हम वर्किंग वोल्टेज कैपेसिटर को देंगे तो उसका इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये भी हमारा एक प्रैक्टिकल है कि हम अपने हाथ से एक कैपेसिटर को ब्रेक डाउन करें ताकि उसमें जो डाई इलेक्ट्रिक होता है वो ब्रेक कैसे होता है, ये उसको वोल्टेज का असर क्या हो जाता है। तो बहरहाल मैं ये बता रहा था कि कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है उसकी जो इकाई है वो फैरेड है और लाजमी तौर पर हर कैपेसिटर पर ये दोनों चीज़ें लाजमी लिखी होंगी, एक उसकी कैपेसिटेंस और दूसरी उसके वर्किंग वोल्टेज। ये हमारे पास कैपेसिटर था एक। फिर उसके बाद दूसरा मैंने कैपेसिटर बता दिया, ये भी एक मखसूस किस्म का इलेक्ट्रोलाइटिक ही कैपेसिटर है, लेकिन इस पर भी इसकी जो कैपेसिटेंस लिखी हुई है वो 40 UF। कभी कभी UF के लिए लफ्ज़ हम इस तरह का भी इस्तेमाल कर देते हैं, UF के लिए हम इस तरह का ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर देते हैं, तो इसका मतलब भी होता है माइक्रोफैरेड। इसको आम ज़ुबान में हम UF नहीं कह सकते, हम इसको माइक्रोफैरेड कहते हैं। तो ये भी एक कैपेसिटर हुआ। फिर उसके बाद ये एक कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस अगर हम देखते हैं तो ये लिखा हुआ है 10 UF या 10 μF। म्यू इस लफ्ज़ को कहते हैं 10 माइक्रोफैरेड। और वर्किंग वोल्टेज जो है वो इसके 400 VAC यानी 400 वर्किंग वोल्ट पर ये काम करता है। तो ये तीनों कैपेसिटर हम कह सकते हैं कि ये AC मोटरों के साथ इस्तेमाल होते हैं। फिर उसके बाद एक ये छोटा कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर भी हमारा 2.5 माइक्रोफैरेड का है। और फिर उसके बाद ये वर्किंग वोल्टेज 450 वर्किंग वोल्ट है इसके, ये आम तौर पर पंखों के साथ इस्तेमाल होता है। तो गोया ये 1 हार्स पावर की मोटर के लिए दोनों कैपेसिटर हो गए और फिर ये वाला कैपेसिटर वॉशिंग मशीन की मोटर के लिए हो गया, ये वाला कैपेसिटर जो है वो पंखे की मोटर के लिए हो गया। तो हमारा जो प्रैक्टिकल है वो है स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ कैपेसिटर्स, यानी हमने तमाम किस्म के कैपेसिटर को हमने देखने की कोशिश करनी है। फिर एक कैपेसिटर हमारा ये है। अब ये कैपेसिटर एक तरफ इसके ये मनफी का निशान है, ये जो मनफी लगा हुआ है, फिर जिस टर्मिनल पर कुछ नहीं लिखा हुआ ये इसका प्लस होता है। जिस पर ये मनफी लिखा है ये मनफी है और जिस पर कुछ नहीं लिखा ये इसका प्लस है। ये कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। वापस बुनियादी तौर पर डीसी के साथ जो कैपेसिटर इस्तेमाल होते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के आलात में जो कैपेसिटर इस्तेमाल होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होते हैं। उनके ऊपर 3 आइडेंटिफिकेशन लिखी होती हैं, एक उसकी माइक्रोफैरेड में कैपेसिटेंस लिखी होती है, एक उसके वर्किंग वोल्टेज लिखे होते हैं और दूसरी आइडेंटिफिकेशन उस पर मनफी और प्लस की भी होती है। जिस तरह इस टर्मिनल पर मनफी की आइडेंटिफिकेशन है और इस टर्मिनल पर कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो लिहाजा ये हमारी जो है वो प्लस होगी, ये हमारा मनफी होगा। अगर हम इसके वर्किंग वोल्टेज को देखना चाहें और इसकी कैपेसिटेंस को देखना चाहें तो यहाँ पर ये इसकी कैपेसिटेंस लिखी हुई है, ये इसकी कैपेसिटेंस 22 माइक्रोफैरेड है और इसके वर्किंग वोल्टेज 200 वर्किंग वोल्टेज है। तो ये हमारी डीसी में इस्तेमाल होने वाला इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है जिसके ऊपर पोलैरिटी लिखी होती है, मनफी टर्मिनल पर मनफी लिखा होता है और प्लस टर्मिनल पर प्लस लिखा होता है। फिर उसके बाद एक ये कैपेसिटर है। यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि जब किसी फैक्ट्री में कैपेसिटर बनाए जाते हैं और दुकान पर वो कैपेसिटर सेल्स होते हैं तो ऐसे पेपरों में उनको लगा दिया जाता है ताकि उनके टर्मिनल आपस में शॉर्ट ना हो सकें। अब जो कैपेसिटर मैंने आपके सामने दिखा रहा हूँ ये भी इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है,
इस इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में इसके जो वर्किंग वोल्टेज हैं 25 वोल्ट का है ये, और ये तकरीबन 330 यूएफ का 25 वोल्ट का है ये, और 330 माइक्रोफैरड इसकी कैपेसिटेंस है। फिर उसके बाद ये मैं एक कैपेसिटर बता रहा हूँ, ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। इस इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में 1000 माइक्रोफैरड इसकी कैपेसिटेंस लिखी हुई है, 1000 माइक्रोफैरड, और तकरीबन जो है ये 25 वर्किंग वोल्ट लिखे हुए हैं। इसको हम लो वोल्टेज का कैपेसिटर कहते हैं। फिर उसके बाद ये एक मैंने पहले कहा था कि जनाब कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो फैरड में पैमाइश की जाती है, फैरड उसकी इकाई है, लेकिन उससे छोटी इकाई जो है वो माइक्रोफैरड है, और उससे भी छोटी इकाई वो है वो पिकोफैरड है। यानी एक फैरड में 10 की ताकत 6, इस तरह एक फैरड में 10 की ताकत 6 माइक्रोफैरड होते हैं। एक फैरड में 10 की ताकत 6 माइक्रोफैरड होते हैं, यानी 10 के साथ आगे 6 सिफर लगा दें, और एक माइक्रोफैरड जो है वो 10 की ताकत 6 पिकोफैरड के बराबर होता है। और फिर एक फैरड में जो है वो 10 की ताकत 12 पिकोफैरड होती है। तो गोया ये जो कैपेसिटर है आपके सामने जो है, जिसके ऊपर बड़े बारीक से लफ्ज़ में पीएफ लिखा हुआ है, हमारे कैमरे की आंख हो सकता है इसको ना पढ़ सके, लेकिन ये पेपर कैपेसिटर है। इसको हम पेपर कैपेसिटर इसलिए कहते हैं कि इसमें जो डाई इलेक्ट्रिक इस्तेमाल होता है, जो दो प्लेटों के दरमियान जो इंसुलेटर इस्तेमाल होता है, जिसे हम डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं, वो डाई इलेक्ट्रिक इसमें पेपर एक मोमी कागज़ होता है, इसलिए हम इसको पेपर कैपेसिटर कहते हैं। बुनियादी तौर पर ये जो कैपेसिटर हैं ये भी पेपर कैपेसिटर हैं। इनमें भी जो मोमी कागज़ जो इंसुलेटर के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन ये एसी का पेपर कैपेसिटर है, और ये पेपर कैपेसिटर माइक्रोफैरड में है, इसलिए हम इसको पिकोफैरड का कैपेसिटर भी कह सकते हैं। पेपर कैपेसिटर तो डाई इलेक्ट्रिक के लिहाज से है, लेकिन ये कैपेसिटी के लिहाज से ये पिकोफैरड का कैपेसिटर है। फिर उसके बाद एक कैपेसिटर आपका इस तरह का भी है, ये आपका एक कैपेसिटर है कि इस कैपेसिटर में आपके ये भी पेपर कैपेसिटर है। इस पेपर कैपेसिटर में जो है ना वो डाई इलेक्ट्रिक एक मोमी कागज़ की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। तो गया स्टडी ऑफ कैपेसिटर में फिर यहाँ पर चलते चलते मैं एक और कैपेसिटर बता दूँ। ये भी कैपेसिटी के लिहाज से इन कैपेसिटरों पर नंबर लिखे होते हैं। जो छोटे कैपेसिटर होते हैं उनके ऊपर उनकी कैपेसिटी और उनके वर्किंग वोल्टेज नहीं लिखे जा सकते, क्योंकि वो साइज में छोटे होते हैं, और फिर इसलिए वो उन के ऊपर उनके नंबर लिख दिए जाते हैं। यहाँ पर मैं एक और बात भी आप बच्चों को बताता चलूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसी फील्ड है जिसमें दिन ब दिन तरक्की हो रही है। कुछ अरसा पहले इन कैपेसिटरों पर रंग के झंडे बने होते थे, जिस तरह आपने रेजिस्टेंस पर रंगों के झंडे पड़े हुए देखे हैं और उनकी वैल्यू पढ़ने का तरीका आपने पढ़ा हुआ है, हूबहू इसी तरह कैपेसिटर पर भी रंग लगे होते थे, जिनको पढ़कर लोग उनकी वैल्यू पढ़ते थे। लेकिन आजकल वो कैपेसिटर जो हैं वो मार्केट में बन नहीं रहे हैं। लिहाजा ये मैं आपकी प्रैक्टिकल की नुक्ता निगाह से आपकी लिस्ट में एक प्रैक्टिकल ऐसा भी है कि जिसमें ये कहा गया है कि डिटर्मिनेशन ऑफ द कैपेसिटेंस बाय रीडिंग द कलर कोडिंग, यानी कैपेसिटेंस की डिटर्मिनेशन करें बाय रीडिंग द कलर कोड को पढ़ने से। तो मैंने यहाँ पर आपको ये बता दिया कि इस प्रैक्टिकल करना हमारे लिए दुश्वार इसलिए हो गया है कि जनाब आजकल मार्केट में ऐसे कैपेसिटर अवेलेबल नहीं हैं जिस पर कलर कोडिंग की जा सके। अब वो तरीकाकार पुराना हो चुका है, लेकिन बोर्ड की तरफ से हमारा जो सिलेबस है उसमें ये लिखा हुआ है। तो मैंने एक और कैपेसिटर आपको बता दिया जिसे हम पेपर कैपेसिटर कहते हैं, लेकिन इसकी भी जो कैपेसिटेंस है वो पिकोफैरड में है, यानी ये भी कैपेसिटेंस के लिहाज से जो है वो छोटा है। फिर उसके बाद एक और यहाँ पर मैं बात करूँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगी। ये एक इसको हम गेन कैपेसिटर कहेंगे। पुराने दौर में आजकल तो रेडियो का एक मुकम्मल सेट आईसी पर मुश्तमिल होता है, ऊपर है, आजकल तो रेडियो का एक मुकम्मल सेट आईसी पर मुश्तमिल होता है, लेकिन कुछ अर्सा पहले
जो रेडियो का निज़ाम था उसमें लाजमी तौर पर गेन कैपेसिटर लगे होते थे। गेन कैपेसिटर से मुराद ये है वेरिएबल कैपेसिटर, यानी इसमें जब हम स्टेशन की ट्यूनिंग करते थे, मुख्तलिफ स्टेशनों को घुमाते थे, तो इस चीज़ को हम ऐसे ऐसे घुमाते थे, ये ऐसे। तो जब इसको घुमाते हैं तो इसके अंदर से एक प्लेटें टर्न करती हैं। जब हम प्लेटें टर्न करते हैं तो इसको हम वेरिएबल कैपेसिटर कहते हैं। इसकी कैपेसिटेंस जो है वो तब्दील होती है, यानी इसके अंदर छोटे छोटे ट्रिमर भी लगे होते हैं जिनको हम घुमाने से, ये इसके ऊपर छोटा सा एक ट्रिमर लगा हुआ है जिसको हम घुमाते हैं तो उसकी प्लेट जो है वो घूम रही है। ये इसके अंदर जो प्लेट घूम रही है सिल्वर गोल्डन कलर की, ये इसको हम ट्रिमर कैपेसिटर कह सकते हैं। तो गोया कैपेसिटर के ही लिहाज से इलेक्ट्रॉनिक्स के रेडियो में इस्तेमाल होने वाला एक छोटा सा कैपेसिटर गेन कैपेसिटर, गेन से मुराद कैपेसिटरों का मजमूआ, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 12 कई तादाद में कैपेसिटर इसमें मौजूद होते हैं, जिनकी एक प्लेट मुस्तकिल होती है और दूसरी प्लेट मूवेबल होती है। मूवेबल प्लेट को घुमाने से इनकी कैपेसिटेंस जो है वो तब्दील होती है, जिसकी वजह से हमारे रेडियो में ट्यूनिंग होती थी का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि आजकल दौर जो है वो तब्दील हो चुका है। एक ही बटन हम दबाते हैं तो वो खुद ब खुद ट्यूनिंग होनी शुरू हो जाती है। तो ये थे हमारे कैपेसिटर। और फिर यहाँ पर मेरे पास एक FM रेडियो का सर्किट भी बना हुआ पड़ा है, इसमें ये गेन कैपेसिटर लगे हुए हैं। फिर अब मैं अपने इंडक्टर की तरफ आता हूँ। ये हमारे पास एक FM का रेडियो है। इस FM के रेडियो में ये जो क्वाइलों के एक छल्ला, दो छल्ले और ये 3 छल्ले क्वाइलों के बनाए हैं, इसे हम इंडक्टर कहते हैं। इंडक्टर के मुतालिक मैंने पहले बताया कि इंडक्टर एक कापर की तार का एक छल्ला होता है, जिसको जब हम AC वोल्टेज देते हैं तो उसके अंदर भी एक वोल्टेज पैदा होते हैं। उन वोल्टेज को हम सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज कहते हैं। अब वो जो पैदा होने वाले वोल्टेज हैं, वो जो दिए जाने वाले वोल्टेज में तब्दीली, क्योंकि जब AC देते हैं तो उसमें तब्दीली हो रही होती है, तो जब वो दिए जाने वाले वोल्टेज की में जो तब्दीली होती है उसकी मुखालफत करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि इंडक्टर AC वोल्टेज को DC में तब्दील करने की कोशिश करता है, तब्दील नहीं करता लेकिन तब्दील करने की कोशिश करता है। उसमें से तब्दीली की खासियत को वो ख़त्म करने की कोशिश करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है। हम बाद में जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे तो कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों मिलकर किसी भी पल्सेटिंग DC को खालिस DC में तब्दील करते हैं। ये भी आगे हमारा जो है वो लेक्चर आएगा इसमें। तो मैंने ये बता दिया कि इस रेडियो में हमारे पास ये इंडक्टर इस्तेमाल हो रहे हैं। फिर आपके सामने एक छोटी सी डबी नुमा चीज़ लगी हुई है, इसको हम क्वाइल कहते हैं। पुराने दौर में ये क्वाइल होती थी, इसके घुमाने से मुख्तलिफ स्टेशनों की ट्यूनिंग होती थी। अब मैंने यहाँ पर आपके सामने एक खोल कर दिखाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारे पास पूरा ये एक पूरा रेडियो का सर्किट है। इस रेडियो को हम AM रेडियो कहते हैं। ये इस AM रेडियो का जो है वो PCB है, यानी इस PCB में हमारे पास ये जो इस तरफ छोटे छोटे प्रिंट बने हुए हैं, ये प्रिंट में हमारे ये पुर्जाजात लगाते हैं तो हम AM रेडियो बनाते हैं। पुराने दौर का एक रेडियो होता था, उसके ऊपर हम ट्यूनिंग करते थे तो मुख्तलिफ स्टेशन आते थे। आजकल FM रेडियो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो ये AM रेडियो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे बनाते हैं, और ये हमारे पास FM रेडियो है। लेकिन जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि स्टडी ऑफ इंडक्टर। तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये ऐसी क्वाइल है, इसको क्वाइल हम कहते हैं। अब ये क्वाइल इस सेट में 3-4 पड़ी होती हैं मुख्तलिफ कलरों की। हमने एक ये भी देख ली, पीले कलर की है, एक ये नीले कलर की है, और हर एक AM रेडियो में 4 इस तरह की क्वाइलें लाजमी होती थी। एक सफ़ेद है और फिर एक जो है वो सुर्ख कलर की है। तो अब इनको हम क्वाइलें भी कह सकते हैं और इंडक्टर भी कह सकते हैं। अगर हम इसको निकाल कर देखें, इस डब्बी के अंदर से मैं इस क्वाइल को निकाल कर दिखाता हूँ आपको। ये मैंने इसको ऐसे पुश किया, ये इसके अंदर से बाहर आ गई। अब ये जो चीज़ है इसके अंदर, ये अगर आप देखें गौर से तो ये सुर्ख कलर की है। इसको हम इस तरह घुमाते हैं ऐसे,
इसको हम ऐसे घुमाते हैं तो इसके अंदर से कोर ऊपर नीचे आती है। ये एक हमारी फेरेट की कोर बनी हुई है। फेरेट एक ऐसा मटेरियल होता है जो लोहे के पाउडर से बनता है। तो ये मैंने आपको एक कोर दिखा दी, ये एक फेरेट मटेरियल की यानी लोहे की कोर बनी हुई है। इसके अंदर अगर आप गौर से देखें तो तांबे की तार लपेटी हुई है। मैं इसको भी अब अगर आप गौर से देखें तो ये आपको तांबे की तार नजर आ रही है। इसके ऊपर ये एक मटेरियल है, इसके ऊपर ये लपेटी हुई है और फिर इसको ऐसे हमने इस तरह कोर में कवर कर दिया है और फिर इस कोर को हमने इस इंसुलेटर के अंदर ऐसे कवर कर दिया है इस तरीके से, ताकि वो आसानी के साथ हमारी चल भी सके। तो मैंने बता दिया आपको कि जनाब हमारे पास एक इंडक्टर यानी पुराने तर्ज की वो कॉइल जिसको हम जिसको हम ट्यूनिंग के तौर पर इस्तेमाल करते थे रेडियो के सर्किट में, उसको एफटी कॉइल भी कहा करते थे और वही हमारा जो है वो इंडक्टर है। ये उस इंडक्टर की मैं इसको दोबारा डालने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने इसमें कोर डाल दी। यहाँ पर मैं एक और बात भी बताता चलूँ कि जब हम इंडक्टर की इकसाम का नाम लेते हैं तो कैपेसिटर की इकसाम उसमें इस्तेमाल होने वाले डाई इलेक्ट्रिक की वजह से की जाती है। कैपेसिटर की इकसाम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, पेपर कैपेसिटर है, माइका कैपेसिटर है। इसी तरह जो इंडक्टर है उनकी पहचान जो है वो उनमें इस्तेमाल होने वाली कोर से की बुनियाद से की जाती है। अगर कोर आयरन के मटेरियल की बनी होगी तो उसको फेरेट कोर कहेंगे। अगर कोर किसी और मटेरियल की बनी होगी तो उस मटेरियल का नाम होगा। बाज़ दफ़ा ऐसी भी कॉइलें होती हैं या ऐसे भी इंडक्टर होते हैं जिनके अंदर कोई कोर नहीं इस्तेमाल होती, उनको फिर एयर कोर कहते हैं। वो कोर की जगह पर हमारी एयर काम करती है। तो मैंने जनाब अपने इस लेक्चर में ये आपको एक खोल कर भी बता दी कि जनाब ये मैं इसकी कोर को एडजस्ट कर रहा हूँ। अब ये कोर आगे जा रही है। जब इस कोर को मैं आगे पीछे एडजस्ट करता रहूँगा तो इसका मतलब ये है कि इसकी इंडक्टेंस, मैंने पहले बताया कि कैपेसिटर के अंदर जितनी बिजली जमा होती है उसको हम उसकी कैपेसिटेंस कहते हैं। इंडक्टर की जितनी खासियत होती है उसको हम इंडक्टेंस कहते हैं। तो जनाब हम जब कोर को ऊपर नीचे करते हैं तो इंडक्टर की इंडक्टेंस पर फर्क पड़ता है। तो ये हमारा जो टॉपिक था जिसमें हमने इंडक्टर को खोल कर बता दिया कि ये इंडक्टर का कवर लगा हुआ है, इसके अंदर मैंने ये इंडक्टर ऐसे डाल दिया इस तरह, ये ऐसे। तो ये था हमारा इंडक्टर जो हमारे मुख्तलिफ किस्म के सर्किटों में इस्तेमाल होता है। और फिर मैं एक और चीज़ का भी बताता चलूँ कि जनाब ये हमारा फेरेट रॉड है। यानी रेडियो की ज़ुबान में जब हम रेडियो का नाम लेंगे तो ये फेरेट रॉड है, लोहे का बना हुआ है, फेरेट रॉड है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक कोर है। किस में डला हुआ है? तांबे की इस तरह की एक कॉइल है, उसमें डला हुआ है। इसको हम बुनियादी तौर पर एंटीना कॉइल कहते हैं। रेडियो की ज़ुबान में जब ये मौजूद होती है तो इसको हम एंटीना कॉइल कहते हैं। लेकिन चूंकि ये तांबे की तार का एक छला बना हुआ है इसलिए हम इसको इंडक्टर भी कहते हैं। तो जनाब ये भी मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि जब कभी भी पुराने ज़माने के जो रेडियो AM रेडियो होते थे उनमें जो स्टेशन की ट्यूनिंग होती थी, लाहौर स्टेशन आता था, कराची स्टेशन आता था, हरीपुर स्टेशन आता था, ऐसे स्टेशनों की जब हम ट्यूनिंग करते थे तो वहाँ पर एक इस तरह के जो फेरेट रॉड होता था उसके ऊपर जो कॉइल होती थी उसको एंटीना कॉइल कहते हैं हम। उस एंटीना कॉइल की इंडक्टेंस को और उसके साथ जो गेन कैपेसिटर लगा होता है, यानी ये दोनों चीज़ें मिलकर ये गेन कैपेसिटर है और ये हमारा इंडक्टर है। ये कैपेसिटर और ये मिलकर एक की मज़ाहमत को हम XC कहते हैं और दूसरे की मज़ाहमत को हम XL कहते हैं। ये आगे आप अपने कोर्स में, अपने डिप्लोमे में इनकी ट्यूनिंग का बाकायदा तरीकाकार देखेंगे।
इसकी जब हम मज़ामत तब्दील करते थे तो इसका मतलब है हम XC को तब्दील करते थे, और इसकी मज़ामत को जब हम तब्दील करते थे तो इसका मतलब है हम XL को तब्दील करते थे। इन दोनों में से एक की मज़ामत को हम फिक्स कर देते हैं, दूसरे की मज़ामत को हम तब्दील कर देते हैं। इस तरह हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का जो सर्किट है वो तब्दील होता रहता है, और हमारी रेजोनेंस सर्किट ऐसा होता है जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को जाने देता है, दूसरी फ्रीक्वेंसियों को वो रिजेक्ट कर देता है। इस तरह हम एक मखसूस स्टेशन की फ्रीक्वेंसी को हम कैच कर सकते थे। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो ET 115 में जो प्रैक्टिकल नंबर 20 था, जिसमें सिर्फ ये कहा गया था कि स्टडी ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर। तो मैंने आपको ये बता दिया कि जनाब जब हम कैपेसिटर की बात करेंगे तो उस पर 3 चीज़ें लाजमी लिखी होंगी, एक उसकी कैपेसिटेंस, दूसरे उसके वर्किंग वोल्टेज, तीसरी उसकी पोलैरिटी, वो सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर पे होगा। और जब हम इंडक्टर की बात करेंगे तो इंडक्टेंस की जो इकाई है वो हेनरी है, तो उस हेनरी में भी उसकी जो इंडक्टेंस है वो लिखी होगी। ये था हमारा आज का लेक्चर, स्टडी ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर।